एक 6 इलेक्ट्रॉन आ गई है नाइट्रोजन के पास में। तो नाइट्रोजन माने ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बना लिया, ओके, और एक आ गई लोन पेयर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ज्योमेट्री आपको कैसी लग रही है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, गॉट इट। तो बॉन्ड एंगल तो ऑब्वियसली देखो क्या है, यहां से दबाएगा, ठीक है ना। अब NO3 माइनस को हम लोग देखते हैं। NO3 माइनस 5 और 6, तो 5 और 6 तो 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों के साथ क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। सारे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड है, तो 120 का परफेक्ट एंगल है यहाँ पे, ये तो कुछ कम ही रहेगा 120 से। NO2 प्लस, तो NO2 प्लस में कितने होंगे? 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन के 5 होती है, तो प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकला हुआ, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड बना लिया। तो डबल बॉन्ड बना लिया, तो परफेक्ट क्या है? ये लीनियर 180 डिग्री दिख रही है आपको, है ना। तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस में दिख रहा है? NO2 प्लस प्लस, समझ आ गई? NO2 प्लस में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ज्योमेट्री हैज, किस ज्योमेट्री में सेम हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन सेम किस ज्योमेट्री में नजर आ रहा है आपको? ये वाले में, या इसमें, या इसमें? हाइब्रिडाइजेशन जरा ध्यान से देखिएगा। अब 1 मिनट लो और क्वेश्चन को ट्राई करो। नाइट्रोजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिख रही है, 5 और 1 6, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में चला जाएगा, 2 और 2 4, ठीक है ना, और बचेगा आपका एक लोन पेयर, ओके। तो देख लो, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी, वो हम लोग देखते हैं, पहले भी ऑप्शन सी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3 sp2 sp2 है। और पहला ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं NH2 माइनस, तो इसके पास में 5 और 1 6 है, तो 2 गया बॉन्ड में, ठीक है ना, 2 गया बॉन्ड में, और आपके पास 4 बच गई, तो 2 लोन पेयर, तो 1 2 3 4, तो sp3 नहीं, sp2 और sp3 है पहली की, तो नहीं, ऑप्शन इज नॉट राइट। सेकंड वाला यदि हम लोग देखें NO2 माइनस एंड NO एंड NH3 माइनस, तो NO2 माइनस तो हम लोगों ने देख ही लिया, sp2 है, और NH3 माइनस तो 5 और 1 6, तो 6 है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ एक, हाइड्रोजन के साथ एक, ओके, और सॉरी 3 है, तो कितनी हो गई? 5 और 1 6, तो 3 है इसके पास, तो 3 चली गई, सॉरी ये NH2 माइनस ही है मान लो, ठीक है ना, NH2 माइनस, ओके। तो कितनी हो जाएगी? 5 और 1 6, तो 2 गया इधर और 2 लोन पेयर, तो sp2 और sp3 सेम ही ऑप्शन मैंने लिख दिया दोनों एक बार, तो ये नहीं होगा। NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, देखिएगा NH4 प्लस, ध्यान से देखो, N, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, NH4 प्लस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है ना। और NO3 माइनस 5 और 1 6, तो देखो 1 और 2 और 3, ठीक है ना। तो कितनी हो गई देखो, तो 5 और 1 sp3 6, ठीक है ना, तो इसकी भी इसकी भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रही है, ठीक है। गॉट इट? नहीं, इसकी तो sp2 नजर आएगी ना, sp2 होगा बेटा, sp2। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन गड़बड़, कोई ऑप्शन सही नहीं है। NH4 प्लस कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे, ओके, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग।
ओके, यू कैन ट्राई वन एट होम। ये सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए, कोई सही नहीं है, सेम ज्योमेट्री कहीं नहीं नजर आ रहा। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO एंड N इन फॉलोइंग। ये अच्छी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा ध्यान से बेटा, यहाँ पे कि कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो 3 हाइड्रोजन के साथ तीनों सिग्मा बॉन्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? और एक यहाँ पे बॉन्ड है, बेसिकली ये कैसा होगा, H H H और ऐसे होगा, है ना, CH3 और ये। तो कार्बन की क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे? sp3 sp3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे, sp3। गॉट इट? यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, C H H और इधर इधर sp 1 2 3 4 sp3 सर sp3 sp3 होगी ना, 1 2 3 4 sp3। अब ये वाला का देखो, सर sp2 एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में sp2 हो जाती है, ठीक है ना। आप चलिए इसका देखिए, CH का एक सिग्मा दूसरा सिग्मा और H के साथ एक बॉन्ड होगा, ऊपर समझना इसको, देखो ये वाला है H, इधर एक बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक ऊपर बॉन्ड, तो 3 H है और एक नाइट्रोजन के साथ है, तो ये कार्बन की क्या हो गई, sp3 sp3 ही हो गई है। अब नीचे नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ठीक है ना, एक यहाँ पे लोन पेयर है, एक ऊपर में एक बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 1 2 3 और एक लोन पेयर भी है ना, तो लोन पेयर को भी तो गिनते हैं, sp3 sp3, ठीक है ना। हाइड्रोजन का बताइए, सॉरी कार्बन का बताइए, यहाँ पे sp2 हाइड्रोजन के साथ 2 है बेटा, देखो ऊपर नीचे हाइड्रोजन, sp3 sp3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक वाली एक मॉलिक्यूल दिया है, थोड़ी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ऑक्सीजन का सर sp ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको तो बनाना पड़ेगा, लोन पेयर नहीं दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, sp3 sp3, ठीक है ना। इसका बताओ, ये कार्बन का एक इधर बॉन्ड, एक H और एक सिंगल, sp2 हो जाएगा ना, देखो CH का एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और ये H के साथ भी मान लेता हूं सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का तो एक ही बॉन्ड को गिनते हैं ना, सिर्फ सिग्मा को, पाई को थोड़े लेते हैं, तो 1 2 3, तो sp2। इसका बताओ, sp2 sp2 ही होगा, sp2 होगा, C और देखो H और H और एक सिंगल, इधर डबल बॉन्ड को हम सिंगल ही गिनते हैं, एक ही को लेते हैं, 1 2 3, तो आ गई sp2, ठीक है ना, गॉट इट, तो sp2 ही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी, ऑर्गेनिक से रिलेटेड था, तो आप लोगों को थोड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी कहानी समझ आया होगा। चलो नीचे वाले का देख रहा हूं, इसका बताओ, ये कार्बन का, देखो एक कार्बन के साथ H मान लो, ये ट्रिपल बॉन्ड से हमें क्या मतलब, एक ही मतलब है ना, एक ही जो सिग्मा होगी उसी से मतलब है, तो 1 2, तो 2 है तो sp। इसका बताओ, sp ही होगा। इसका बताइए, 2 3 sp2 sp2 होगा कि sp3 होगा, sp3 होगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन का देखो, 2 लोन पेयर भी बनाना होगा ना आपको, एक sp3 ये वाला
sp3 3 सर sp3 sp3 नाइट्रोजन का देखो 3 तो बॉन्ड में लगाया बेटा और 2 बची हुई है इसके पास। सर sp3 sp3 1 2 3 4 sp3 सब तो sp3 नजर आ रहा है ये वाला sp3 sp3 होगा sp3 sp3 और 1 4 इसमें 2 3 और 1 4 CH2 का क्या होगा? देखो C H H एक इधर बॉन्ड है और एक इधर है sp3 sp3 होगा sp3 ही होगा इसका भी सबका सर sp3 होगा इसका भी sp3 ही है सारे sp3 है ठीक है ना गॉट इट यस सर अंडरस्टूड ओके आप देखिए हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अब इसका आंसर मुझे पता देखो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी आपको एक बार और ट्राई करना है इसको घर में तो आइडिया आपकी क्लियर है गॉट इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या CH4 जल्दी से बता मुझे CH4 जल्दी से H2O यस देखो CO2 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो इसमें तो कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं BF3 इसमें भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है तो म्यू रिजल्टेंट 0 है इसमें भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है म्यू रिजल्टेंट 0 है अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज अ स्मॉल होमवर्क देता हूं इसको ट्राई कीजिएगा आइडेंटिफाई आइसोस्ट्रक्चरल पेयर आपको आइसोस्ट्रक्चरल पेयर आइडेंटिफाई करना है ठीक है ना गॉट इट बन जाएगा कि नहीं बनेगा ट्राई करो 1 मिनट टाइम चाहते हो तो देख लो c होगा क्या होगा बोलिए चलो आप लोग ट्राई करना ठीक है ना इसको बहुत सिंपल सी है नहीं बनेगा आप लोग से बता दूं क्या सर फर्स्ट होगा क्या अरे यार इसमें नाइट्रोजन का 5 है 5 होता है ना नाइट्रोजन के पास तो 3 गई बॉन्डिंग में और एक लोन पेयर तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है BF3 बोरोन की कितनी होती है टोटल 5 होती है तो लास्ट में तो 3 ही है ना 5 होती है तो 2 3 तो 1 2 3 नहीं आइसोस्ट्रक्चरल तो नहीं है 3 है तो आपका सॉरी 3 है तो आपको हम लोग कैसे बनाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर नहीं ये ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल ओके ये वाला BF4 लास्ट सेल में 3 होती है और एक माइनस है तो 4 आ गया तो B टेट्राहेड्रल NH4 प्लस हाँ ये सही लग रही है ये भी टेट्राहेड्रल ये भी टेट्राहेड्रल है ना तो सेकंड ऑप्शन सही है अंडरस्टूड यस कोई सर दिक्कत नो सर ओके और बेटा ये क्वेश्चन रॉन्ग है ठीक है ना ये क्वेश्चन में कुछ मैंने मिस्टेक लिखा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है आई थिंक कुछ लीव इट ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो इस पे दिमाग मत लगाना इसमें कुछ ऑप्शंस मिसिंग है ठीक है गॉट इट तो आई सपोज दिस वर वेरी गुड क्वेश्चंस जिसमें बहुत दिमाग चलेगा आप लोग एक बार ट्राई करना इन क्वेश्चंस को ठीक है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं इसको मिटा दो यस सर यस सर देखो एक बात बताता हूँ जितनी चीज डिस्कशन हो रही है समझ लो केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग
बहुत ज्यादा डेप्थ में देख रहे हैं और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे प्लीज आई रिक्वेस्ट कि बहुत अच्छे से इसको देखो। ओके, तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है समथिंग। मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, PCl5 और PH5, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3dp। sp3d, ठीक है ना? हाँ यस सर। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो आपको क्या लग रहा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3 d। बट एक सिंपल सा फैक्ट आपको बताता हूं कि ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। ओके बेटा, ऑडियो वीडियो सब जगह क्लियर जा रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। ओके, PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो ये भी तो सेम ही है ना भाई, फास्फोरस से 5 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी इसको 5 ही बॉन्ड बनाना है, तो ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? देखो एक्चुअली क्या क्या बात है कि हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं क्लासेस में, वो बहुत सिंपल में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिस जूनियर लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे चीजों को समझने के लिए बहुत चीजों को इग्नोर करनी पड़ती। बट हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत चीजों को कभी काल क्लास में डिस्कस करते हुए इग्नोर करना पड़ता है टीचर्स, क्योंकि बच्चे को थोड़ा दिक्कत होगा समझने में उन चीजों को। अब कहानी आती है कि बच्चों के दिमाग में फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि सर आपने एक थ्योरी बताया, तो वो थ्योरी क्यों नहीं यहाँ पे लागू हो रहा है? तो टीचर बोल देंगे कि बेटा एक्सेप्शन है, दिमाग में रखो। नहीं, केमिस्ट्री इज नॉट ऑफ एक्सेप्शंस, हर चीज की एक्सप्लेनेशन है। और हम लोग बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, जहां पे पॉसिबिलिटी है हम लोग रीजंस देंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग एक्सेप्शन नहीं याद करेंगे। तो लेट्स सी कि क्यों ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों नहीं ये एग्जिस्ट कर रहा है। कहानी तो सेम ही। ओके, आराम से देखना, थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज है, दिमाग लगाओगे तो समझोगे, नहीं दिमाग लगाओगे तो फिर हड़बड़ाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी जो होनी चाहिए ना वो कंपेरेबल होनी चाहिए, है ना? आप लोगों को शायद याद होगा कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड बनाएंगे उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और साथ में ऑर्बिटल्स की ओवरलैप भी अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं? साथ में गुड ओवरलैप होनी चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो, तभी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट था कि कंपेरेबल एनर्जी जरूरी है और अच्छी खासी ओवरलैप भी होनी चाहिए। ओके, अब चलिए यदि हम फास्फोरस का केस में बात करें, फास्फोरस ही सेंट्रल है, उसी की हाइब्रिडाइजेशन हो, तो फास्फोरस के केस में यदि हम लोग आपका S वाले का, P वाले का और D वाले का मोस्ट प्रोबेबल रेडियस देखें, मतलब रेडियस देखें इन लोगों का, है ना? S की जरूरत है, P की भी जरूरत है और D की भी जरूरत है। तो हमें S की सबसे पहले मैं रेडियस बता रहा हूं आप लोगों को। फास्फोरस के केस में इट्स समवॉट 47 माइक्रोमीटर, ठीक है ना? और P के केस में आ जाता है 55 माइक्रोमीटर और D इज 240 माइक्रोमीटर, ठीक है ना? अब देखो, साइज पे कहीं ना कहीं एनर्जी डिपेंड करती है।
साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के सामने होगा, साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से दूर होगा। सिंपल सी बात। अब देखो S की साइज और P की साइज लगभग कंपेरेबल है, तो न्यूक्लियस के सामने ही होगा। न्यूक्लियस के जो सामने ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी कम होती है, ये आपको मालूम है। हाँ, इन दोनों में अच्छा खासा ओवरलैप हो सकता है, गुड ओवरलैप हो सकता है। क्यों? दोनों की एनर्जी लगभग सेम है। ओके, अब यदि बात की जाए कि डी को लाओगे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने के लिए, तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इन लोग को एक साथ? No, No, sir. sir. No, sir. काफी बड़ी साइज है, साइज बड़ी तो न्यूक्लियस से काफी दूर, और न्यूक्लियस से काफी दूर तो एनर्जी भी ज्यादा होगा उसका, है कि नहीं? जितना आप Yes. न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी तो ज्यादा होती जाती है, आपको मालूम है। तो काफी एनर्जी की डिफरेंस है जिसके कारण ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक सिंपल सा रीजन पहला दिख रहा है हम लोगों को कि हाई एनर्जी। ओके, अब यदि आप फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो क्या है, नियॉन 3s2, नियॉन 3s2 3p3, यही कॉन्फ़िगरेशन है। 15 10 12 15। तो देखिए S में इसकी 2 है, P में इसकी 3 है, और D में इसकी 5 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3d। तो 3p में आपकी 3 इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है, बट आपको तो बनाना है PCl5। ओके, तो कहानी क्या है, आपको S से एक ऑर्बिटल को जंप करवा के प्रमोट करना है हायर एनर्जी, है ना, डी में भेजना है, तब आपको 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 5 में पेयरिंग हो सकती है। बट यहाँ पे कहानी ये है कि S की और D की एनर्जी डिफरेंस बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो क्या इतनी हाई एनर्जी फास्फोरस ला सकता है? नहीं ला सकता, इतना एक्साइटमेंट कहां से लाएगा और यहाँ भेजेगा? तो प्रोमोशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काफी हाई। सबसे पहले प्रोमोशन एनर्जी, प्रमोशन एनर्जी बोल रहा हूं कि मतलब यहां से यहां भेजने के लिए, क्योंकि 5 ऑर्बिटल इसको चाहिए, तो प्रोमोशन एनर्जी इज हाई। प्लस एक चीज और है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होगी। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल बोलने का मतलब क्या है कि समझिएगा कि जितनी साइज बड़ी होगी ऑर्बिटल की, मानो कोई ऑर्बिटल है उसका साइज काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, ओके, कोई पी मान रहे हैं उसका, मानो साइज काफी बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत फैला हुआ रहेगा, है ना। अब ये यदि ओवरलैप करता है किसी के साथ तो अच्छी ओवरलैप नहीं होगी। वहीं एक छोटा ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम जगह पे घूम रही है, तो यदि ये किसी के साथ ओवरलैप करता है तो अच्छी खासी ओवरलैप, और बड़ा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो फैला हुआ रहता है तो ओवरलैप तो अच्छी होगी नहीं बड़े बड़े की, ओके। क्योंकि यदि एक और बड़ा आप यहाँ पे लगा ही देते तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम यहाँ पे टाइम बिताएगा ना, वो तो पूरा सब जगह घूमेगा। तो कहानी ये होती है कि ऑर्बिटल जितना बड़ा होते जाता है ओवरलैप उतनी अच्छी नहीं। तो 2 रीजन है कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं चल सकता। पहली कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना है क्योंकि 5 बॉन्ड बनाना है, तो पॉसिबल तो नहीं लग रही है कि इतनी हाई एनर्जी प्रोवाइड की जाए और वहां इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए। दूसरी, ऑर्बिटल भी काफी बड़ी है, तो ऑर्बिटल बड़ी है तो डिफ्यूज्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ रहता है तो अच्छी ओवरलैप नहीं। ओके, तो ये तो आपको एक रीजन समझ आ जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, क्या PCl5 बनता है कि नहीं बनता है? ऑब्वियस बात है, बनती है, PCl5 बनता है। तो बनता है तो कैसे बनता है? तो रेक्टिफाई करो आप। रेक्टिफाई मतलब कि मैं सोच रहा हूं कि ये कैसे बनेगा भाई, कुछ तो दिमाग लगाना है कि एडजस्ट तो कर रही है, तो कैसे एक्सप्लेनेशन करें इसको। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी कारणवश या किसी भी तरीके से
यदि मैं d ऑर्बिटल का साइज को छोटा कर दूं, कुछ दिमाग लगा के उसके साइज को छोटा कर दूं, साइज छोटा होगा तो एनर्जी घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी सर। Yes, sir. घटेगी। Yes, sir. तो साइज घटेगा तो ऑब्वियसली यदि इसकी साइज घट जाती है कुछ कारण, मतलब कुछ दिमाग लगाने से, तो ऑब्वियसली इसकी ओवरलैप फिर हो सकती है। तो पर साइज घटेगा कैसे, ये हमें सोचना है। तो रेक्टिफाई करने का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, डिक्रीज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के साइज को भाई आप छोटा करो। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एटम के ऑर्बिटल का साइज को छोटा कौन कर सकता है? यदि उस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, यदि उस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए तो साइज छोटी होगी कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कम कर छोटा करेगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपने तरफ खींचेगा, तो ऑर्बिटल ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी। ओके, तो बोलने का मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करने का एक तरीका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने सुना होगा, है ना? जो न्यूक्लियस की इंपैक्ट होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, यदि वो कैसे भी बढ़ जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करोगे तो मतलब ऑर्बिटल भी छोटी। ओके, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। आप मुझे थोड़ा जगह चाहिए तो मैं गुड ओवरलैप यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जब आपका PCl5 बनता है तो फास्फोरस और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस काफी हाई है ना? तो क्लोरीन पे डेवलप होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। अब फास्फोरस से सारे तरफ जो क्लोरीन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींचने का कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। खींचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. yes sir, कर रहा है। तो उसके चलते ये जो बीच में फास्फोरस पड़ा हुआ है उस पे एक अच्छी खासी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी कि नहीं? yes sir, होगा। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन के मामले में इसका भिमंगा वाला स्थिति हो गया। तो ये क्या करेगा? अपनी जो इलेक्ट्रॉन है या जो अपनी जो ऑर्बिटल है उसको अपना तरफ खींचने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई है तो अपने ऑर्बिटल को वो अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, और जब अपने तरफ खींचेगा तो ऑर्बिटल का साइज को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, therefore d orbital shrinks। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो डी ऑर्बिटल को क्या करेगा? वो खींचता है अपने ओर, खींचेगा तो साइज को छोटा करेगा, और साइज छोटा हो जाएगी तो एनर्जी भी छोटी हो जाएगी, और साइज इतनी छोटी हो जाती है कि लगभग इसके पास आसपास पहुंच जाता है। और आसपास जब साइज हो जाती है तो अब आसपास साइज हो गया तो एनर्जी भी आसपास हो गई, तो एस, पी और डी अब मिल सकते। ओके, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि PCl5 काहे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सारे Cl इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश कर रहा है। तो इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, अच्छी वाली डेवलप होगी क्योंकि सब खींच रहा है। तो अब इस पे, इस यूनिट पे यदि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है अच्छा खासा, तो अपने ऑर्बिटल को तो कम से कम ये अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो अपने ऑर्बिटल को जब अपने तरफ खींचता है तो साइज को छोटा कर देता है, जिसके कारण क्या होती है? एनर्जी फिर कंपेरेबल हो जाती है, डी ऑर्बिटल श्रिंक हो जाती है। अब बोलोगे सर pH5 में क्या प्रॉब्लम होता है? देखो, यदि pH5 बनता है, मान लो एक पल की, तो आपको मालूम होनी चाहिए फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। खास अंतर है क्या? No, sir. नहीं, अंतर तो नहीं है। तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा तो नहीं खींच पाएगा, मात्र 0.1 के अंदर, 0.1 के अंदर में इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। तो फास्फोरस पे कोई ऐसी पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाती है
और जिसके कारण वो डी ऑर्बिटल के साइज को छोटा नहीं कर पाएगा। और डी ऑर्बिटल का साइज यदि छोटा नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं, और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैप। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बोल सकते हैं कि PCl5 एग्जिस्ट करती है और PH5 एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही क्वेश्चन पूछी जा सकती है, आप मुझे बताओ कि SF6 SH5 में कौन एग्जिस्ट करेगा? Sir, SF6. SF6 SF6 सर। SF6 एग्जिस्ट करेगा। SF6 क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने आप, उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, ऑर्बिटल का साइज को छोटा कर देगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो सकती है। पर इसमें तो नहीं ना होगा, हाइड्रोजन कहां से खींच पाएगा सल्फर से? समझ आई कि नहीं आई? आ गई। ओके, चलिए, तो दिस वाज द स्टोरी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा लो इसको नोट डाउन कर लो और समझने की कोशिश करना घर में एक बार और। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं और हर चीज एक्सेप्शन नहीं होता है। पढ़े तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टू बॉन्ड। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, तो जो बॉन्ड हम लोग देख रहे थे। अच्छा, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मतलब अट्रैक्शन, है ना? बॉन्ड मींस व्हाट? अट्रैक्शन। तो एक्चुअली जो बॉन्ड होता है दैट इज ऑफ टू टाइप। एक होगी आपकी केमिकल बॉन्ड, और दूसरा होता है बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, या बोलो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड आपने पढ़ा है कि दो एटम्स हैं, आपस में कंबाइन किया, है ना? मानो इलेक्ट्रॉन शेयर किया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, आपस में कंबाइन किया। तो केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? केमिकल बॉन्ड से फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो बन गए, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल दुनिया में रहता है? नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे एक साथ रहते हैं। तो मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन रहती है मॉलिक्यूल के बीच में, एंड दैट अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल। तो दो टाइप की बॉन्ड हम लोग मानते हैं। वन इज केमिकल बॉन्ड, जिससे मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। दूसरा होता है बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड क्रिएट होता है, और कैटायन और एनायन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड खुद में दो टाइप का था, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर क्या था? जिसमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, ना? पोल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि HCl था, तो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इसमें डेल्टा पॉजिटिव। मतलब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रही थी, तब हम लोग उसे बोले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर मतलब सेम में बना है, तो कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं।
थर्ड टाइप और होती है कोऑर्डिनेट, भी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। वन मोर इज मेटालिक बॉन्डिंग, तो ये मेटल्स में होते हैं जिसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो और इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट आप तो समझ चुके हो, इसको बाद में देखेंगे। तो दीज आर ऑल आर केमिकल बॉन्ड्स। अब बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल जो होती है ना, वो दो टाइप, टू टाइप्स। वन इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं रहता तो दुनिया नहीं रहता। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी बात मैं करूंगा अभी, वो नहीं रहता तो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पानी नहीं होता, पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, और पानी यदि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है नेचर के लिए। तो देखते हैं बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की है, एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड और ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। यदि बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए, इसकी बॉन्ड एनर्जी का बात करोगे तो इट्स ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। यूजुअली अक्सर, मतलब अक्सर केसेस में ये 42 किलो जूल से ऊपर ही होगा। ओके, वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होती है, कभी कभी इसको हम लोग वंडर वाल्स इंटरैक्शन भी बोलते हैं। ओके, वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होती है, एक तो हो गई वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जिसको हम लोग वंडर वाल इंटरैक्शन भी बोलते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत टाइप की ये है खुद में। पहली तो है ये आयन डाइपोल, दैट इज वीक आयन डाइपोल, वीक आयन डाइपोल फोर्सेस। बोलने का मतलब क्या है, देखो एक आयन है और डाइपोल तो आप जानते ही हो ना, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, है ना, बनती है ना एक मॉलिक्यूल में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पार्ट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन तो होगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगी। ओके, दैट इज वीक आयन डाइपोल फोर्सेस। फिर आती है वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। देखो पूरा दुनिया कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, पहले मॉलिक्यूल्स बना तो मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन है। पहला होता है वीक आयन डाइपोल फोर्सेस, दूसरा वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आप मान लो कि एक डाइपोल है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और एक दूसरी डाइपोल है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन तो हो गई। ओके, फिर होते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, another one is ion induced dipole, and another is London forces. ओके, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में अभी चिंता नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो वंडरवाल फोर्सेस है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसको हम लोग वंडरवाल फोर्सेस भी बोलते हैं। वंडरवाल फोर्सेस के अंदर में 1 2 3 4 5 कैटेगरी का फोर्स होता है, इसके बारे में इन डिटेल स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हमें पढ़ना है। ओके, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना बेटा, बहुत कम होती है, इट्स लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। 8 किलो जूल पर मोल से कम ही रहता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहती है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज बिटवीन 8 किलो जूल और 42 किलो जूल के बीच में रहती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इसकी 8 किलो जूल और 42 किलो जूल के बीच में रहती है। ओके, बड़े तो इतने सारे बॉन्ड नेचर में एग्जिस्ट करती है। पहले मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये वाली काफी वीक होती है और वो वाली अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में भी खुद डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें इस चैप्टर में ही पढ़ना है।
तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्पेशल टाइप क्या होता है मालूम है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल एक टाइप, और दूसरा स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्सेस। मतलब देखो तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, पर तीनों लगभग एक ही कैटेगरी में हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि लगभग मिलता जुलता होता है। तो बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स दो टाइप की, वीक मॉलिक्यूलर बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, या स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल या स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्सेस। लगभग तीनों मिलता जुलता है, जिनको हम लोग देखेंगे। और इन तीनों का बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल से 42 किलो जूल के बीच में रहता है। जल्दी नोट डाउन करो इसको। चलिए हो गया? यस सर। हाँ सर। तो इसके बारे में भी दिमाग नहीं लगाना है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में देखेंगे। Let's come to hydrogen bonding. Okay. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, इट इज एन अट्रैक्शन बिटवीन, ध्यान से देखना, इट इज एन अट्रैक्शन बिटवीन okay a hydrogen atom of a molecule and a high electronegative atom and a high electronegative atom, फ्लोरीन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा या नाइट्रोजन रहेगा, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखो बड़ा ध्यान से समझना है इसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ये अट्रैक्शन फोर्स होती है किसी किसके बीच में। एक हाइड्रोजन एटम किसी एक मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल समझो ये एक मॉलिक्यूल है जहां पे हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, ठीक है ना। बट बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ओके, ये खुद बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बड़े, और देखो हाइड्रोजन पे एक मानो कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई, और इसको भी समझ लो कि ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ओके, और इस पे एक डेल्टा नेगेटिव है। तो यदि ये वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे तो डेल्टा नेगेटिव ही डेवलप होगी। तो आप देखिएगा ध्यान से कि डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन है इसको हम लोग 3 डॉट से दिखाते हैं। देखो इट इज द आईयूपीएसी कन्वेंशन। बहुत बुक्स में गलत मेंशन रहती है, आईयूपीएसी ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट से ही दिखाना है। ओके, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 3 डॉट दिखाना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? एक अट्रैक्शन जो होती है हाइड्रोजन एटम के साथ में किसी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे आगे बढ़ के। अब देखो इसको मैं ये बोल सकता हूं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए बेटा ये वाला एक डाइपोल है कि नहीं पूरा? यस दिस इज अ डाइपोल। ये भी एक डाइपोल है, दो पोल बनी हुई है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल, दो पोल है मतलब डाइपोल है। ये एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अंडरस्टूड? इसका जो स्ट्रेंथ रहता है, तो स्ट्रेंथ तो मैंने मेंशन कर ही दिया, इसकी स्ट्रेंथ रहती है बिटवीन 8 किलोजूल टू 42 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना? 82 किलोजूल पर मोल टू 42 किलोजूल पर मोल। कुछ बुक्स इसको मेंशन करती है 5 टू 50 किलोजूल, पर डोंट वरी, यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में, यूजुअली कुछ केसेस में थोड़ा हाई जाता है, कुछ केसेस में थोड़ा लो जाता है, बट एक्चुअली ये अक्सर केसेस में 8 किलोजूल पर मोल से 42 किलोजूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी। ओके, लेट्स सी, और थोड़ा सा इसको थोड़ा हम डिटेल्स में देखते हैं तो आइडिया थोड़ी और क्लियर होगी। सपोज करो कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सपोज करो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सपोज करो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सपोज करो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसके सामने में एक और मॉलिक्यूल है, वहां पे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नियॉन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नियॉन, जो खुद बॉन्डेड है, एक कोई भी एक एटम से बॉन्डेड है, दैट इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? बड़े इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, मतलब ये या ये ओके बॉन्डेड है एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो मुझे एक बात बताना कि जब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड रहेगा इनमें से तीनों कोई, तो इस पे कौन सी चार्ज आएगी? डेल माइनस डेल्टा नेगेटिव, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना? तो ये एक मॉलिक्यूल है, समझ लो ऑक्सीजन या बी के बीच में, फ्लोरीन या इसके बीच में, या नाइट्रोजन और इसके बीच में। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हो, इट्स 3, इसकी 3.5, इसकी 4 होती है। ओके, इसकी तो 2.5 होती है। अब देखो 3 और ये 2.1 काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो हर केस पे डेल्टा नेगेटिव ही डेवलप होगा हाइड्रोजन, और बगल वाले मॉलिक्यूल में भी सॉरी हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो बगल वाले में हर केस में तो डेल्टा नेगेटिव ही डेवलप होगा। ओके, तो यहां देखो एक अट्रैक्शन होगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में भी एक अट्रैक्शन होगा, इसमें और इसमें भी एक अट्रैक्शन होगा, बट इसमें और इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो कार्बन और हाइड्रोजन में उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस थी, ये 2.5 है, ये 2.2 है, 0.3 की डिफरेंस में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप नहीं होता है डिफरेंस, जिसके कारण इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये स्ट्रॉन्ग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतनी हाई नहीं रहेगी जो इसको अट्रैक्ट कर पाए, तो इस केस में नहीं बनेगा। और पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा तभी बनेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, हाइड्रोजन खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड होना चाहिए और बगल वाला भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फंडा आपका क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड रहना चाहिए और बगल में भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहनी चाहिए जो कोई वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड रहेगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। समझ आई? ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का एसेंशियल कंडीशन तो आपको समझ आ गया होगा कि जिससे हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा
वो भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, और जो बगल में है वो भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, तब ना इस पे पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव रहेगा, तब अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड depends upon the physical state of substance, depends upon physical state of substance। देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी या मैग्नीट्यूड रहेगी वो डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट में सब्सटेंस का। फिजिकल स्टेट बोलने का मतलब सॉलिड, यदि सॉलिड है तो सॉलिड में पार्टिकल सामने सामने रहते हैं ना बेटा, पार्टिकल सामने सामने रहेंगे तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा, और वहीं पार्टिकल्स लिक्विड में तो थोड़े दूर दूर रहते हैं तो थोड़ी वीक ही अट्रैक्शन रहेगी। तो कोई भी चीज यदि सॉलिड है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर, ओके। यदि कोई भी चीज सॉलिड है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर रहेगी, और यदि लिक्विड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर, और गैस में तो ना के बराबर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगी क्योंकि काफी दूर ही रहती है। तो ये ध्यान देना है कि सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर रहेगा, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीकर रहेगा। तो आपको सिंपल रीजन तो समझ आ ही रही है कि मॉलिक्यूल सामने है तो अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, दूर है कम हो जाएगी। ओके, बड़े सिंपल थ्योरीज है ये। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड greatly impacts properties and structure of molecule या structure of substances, molecule तो नहीं substance। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत भयंकर इंपैक्ट डालता है बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल्स में यदि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट उसकी कम होगी कि हाई होगी? हाई होगी। हाई हाई होगा ना बेटा, अट्रैक्शन हाई होगी ज्यादा हाई होगा। लिक्विड में भी, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स में मानो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है थोड़ा सा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यदि कोई दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगी ही, और यदि कोई दो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो ये दिमाग रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा खेल खेलता है। हम लोगों ने तो अभी तक एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम के अंदर में क्या क्या है, अब एटम जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना दिया, अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी खेल हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है ना? एक टाइप का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो बहुत रोल प्ले करती है। मानो सॉलिड है, पार्टिकल्स बहुत सामने है तो मेल्ट करवाना तो मुश्किल होगा, लिक्विड ही है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बॉईल करवाना भी दिक्कत होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो पकड़ के रखा है, इसको तोड़ना पड़ेगा तब ना वो बॉईल करेगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब पे फर्क डालता है, जिसको डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एसिडिटी, बेसिसिटी, लैटिस एनर्जी, सब पे फर्क डालता है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है उससे उसके प्रॉपर्टीज पे असर तो पड़ता ही है, और साथ में स्ट्रक्चर पे भी चेंजेस ला सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में यदि अट्रैक्शन वीक होगी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रांग होगी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर को इंपैक्ट दे सकता है? हाँ दे सकता है यार, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो सॉलिड तो अच्छी स्ट्रांग वाली रहेगी ना, गॉट इट? जल्दी से इसको नोट करो।
हो गया? Yes, sir. ओके देखिए अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है दो टाइप की होती है। ओके वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अनदर वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो डेवलप होती है बेटा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप हो सकती है और वो सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है। ठीक है ना? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होती है। वो दोनों मॉलिक्यूल सेम रहे या डिफरेंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि वाटर और वाटर इनके बीच में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगी और हाइड्रोजन पे इधर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगी। ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या इन दोनों के बीच में रह सकता है? हाँ सर। Yes, sir. डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हाँ रह सकता है। एमोनिया के बीच में रह सकता है? Yes, हाँ sir. सर हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगी हाँ रह सकता है। ओके अब मुझे एक बात बताना कि दिस इज ऑल्सो वाटर ओनली H2O। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है क्या रह सकता है? हाँ सर रह सकता है। नहीं सर नहीं सर वो ऑक्सीजन आ गया शायद इसलिए नहीं रहेगा। दिक्कत नहीं है। मैंने वाटर का फॉर्मूला लिखा भैया इधर से नहीं अटैक कर सकता है क्या? अरे वो हो मैं सकता वाटर है। को ऐसे लिख दूं H2O चलो यहाँ पे मैं वाटर लिख दूं और मैं अमोनिया का फॉर्मूला NH ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। No, sir. तो ये तो डेल्टा पॉजिटिव आएगी ना हाइड्रोजन पे तो अरे वाटर तो ऐसे ही है ना भाई। ओके दिस इज वाटर तो इस पे डेल्टा नेगेटिव सॉरी डेल्टा पॉजिटिव और मानो अमोनिया का कोई एक ऐसा है नाइट्रोजन है यहाँ पे ठीक है ना। दिस इज नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है राइट सॉरी अमोनिया ऐसे नहीं रहेगा अमोनिया ठीक है ना। अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा कि नहीं? हो Yes, सकता है sir. कि नहीं? Yes, sir. हो सकता है. ओके तो एमोनिया और वाटर में हो सकता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर में हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. हो सकता है। ओके तो मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं बट आपको एक चीज ध्यान देना है कि हाइड्रोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड होना चाहिए और जो बगल वाला है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहना चाहिए। जैसे देखो हाइड्रोजन क्या है जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ हाइड्रोजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगी तो होगी इंटरेक्शन। मतलब क्या खुद से भी जुड़ा रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग से और बगल वाला भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे देखो ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाला भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है खुद जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव से बगल में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तब इस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव और अट्रैक्शन होगी। ठीक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये थोड़ी
आपके लिए टफ पड़ेगी अभी थोड़ा। एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब ये मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। कैसे होती है देखते हैं हम। देखो आपने शायद जूनियर क्लास में पढ़ा है ये चीज। दिस इज व्हाट बेंजीन रिंग, पढ़ा है ना? Yes, sir. ये बेंजीन Yes, रिंग है। sir. तो मैंने रेजोनेंस पढ़ाया तो बोला था मैंने कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक गोल दिखा सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, सब जगह पुल करता हूँ। ओके, तो ये भी एक बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि आप OH लगा देते हो तो कौन क्या बनता है, किसी को मालूम है क्या? फेनॉल। देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बेंजीन रिंग ऐसे ही बना रहा हूँ, पर मैं आपको समझा चुका हूँ रेजोनेंस। बेंजीन रिंग पे यदि OH लगा रहता है तो वो बन जाता है फेनॉल, ठीक है ना? और उसकी बगल वाली जो दो पोजीशन है, ये पोजीशन देखो बगल वाली, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये जो बगल वाली है, जस्ट नीचे वाला जो है ये वाला जो, नहीं मेटा बोलते हैं बेटा इसको, मेटा पोजीशन। बेटा नीचे वाला बता रहा और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है ना? पैरा पोजीशन। तो बेंजीन रिंग में OH यदि लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनॉल, और यदि इस पोजीशन पे कुछ लगा होगा बगल वाला में तो उसको ऑर्थो पोजीशन, इसके नीचे में लगा होगा तो मेटा पोजीशन, और ये एकदम बिल्कुल नीचे में पैरा पोजीशन। तो ये डिटेल्स में अभी दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा। तो एक्चुअली क्या होता है देखो, एक मैं क्या करूं यहाँ पे O और H लगा, ये भी फेनॉल है, कोई दिक्कत नहीं ना? ये भी फेनॉल है ना? अब ये ऐसे में थोड़ा सा घुमा दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये भी फेनॉल है। और जस्ट उसके बगल में यदि कुछ लगा रहता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। तो अभी नेमिंग से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ये सारे नेमिंग मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ऑर्गेनिक। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड। ओके, गॉट इट। अब देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? अच्छा खासा डिफरेंस है, 3 और 3.5। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में हो सकता है कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। इंपॉर्टेंट इसलिए कि स्कूल में उस्ताद बनने के चक्कर में आपके स्कूल वाले एग्जाम में पूछ लेंगे, बट अभी पूछना नहीं चाहिए जब तक ऑर्गेनिक ना पढ़ा जाए। बट आप जान लो, फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एग्जांपल। बट मेरा बोलना है कि इट्स नॉट राइट, अभी आपको ये सब चीज समझना मुश्किल होता है, हम लोग पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक समझ लेंगे तब। बाकी आपको ये सिर्फ दिमाग लगाना है कि हाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा कोई डेल्टा पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, समझ आई? दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों को, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। Yes, sir. चलो सर, हाँ बोलो बेटा। आपका वीडियो बार बार ब्लैक क्यों हो जा रहा है? ब्लर हो गया वीडियो? नो सर, ब्लैक हो जा रहा है बार बार। अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है। ओके, अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। जैसे सपोज करो दिस वन इज वाटर, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इन दोनों के बीच में? Yes, sir. हो सकता है। यस सर। करेक्ट। अब एक आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि वाटर के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड
ड्यू टू H bonding, due to H bonding between molecules, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग है, इसलिए वाटर लिक्विड स्टेट में काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, तो मॉलिक्यूल्स को काफी सामने ले आया। एक्चुअली क्या होता है, ईच वाटर मॉलिक्यूल हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसे देखो, मान लो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो दिस इज, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ओके, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ये नीचे पर आता है और ये एक नीचे पर आता है, ठीक है ना। तो हर एक हाइड्रोजन जो रहता है ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल, देखो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मतलब बोलने का, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में 4 अलग वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ईच वाटर मॉलिक्यूल हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके चलते क्या होता है, वाटर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहता है, हर एक में 4-4 जुड़ा हुआ रहता है, जिसके चलते इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप पता करके आना कि यदि हाइड्रोजन में, यदि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी रहती? आप समझ ही सकते हो, यही हाइड्रोजन बॉन्ड ना वाटर के मॉलिक्यूल्स को सामने रखता है। सर लो रहती, क्या बोल रहे हो सर बॉइलिंग पॉइंट लो होता। हाँ, लो तो काफी, कितना लो होता आप पता करके आना, आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा ये चीज जान के कि इतना कम हो जाता। बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितनी 100 डिग्री सेल्सियस है ना। अब आप पता करना कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता तो कितनी बॉइलिंग पॉइंट रहती है, आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा ये जान के। यही वाला रीजन है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में है, नहीं तो वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं रहता यदि एक वाटर मॉलिक्यूल 4-4 वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड नहीं रहता हाइड्रोजन बॉन्ड के तहत, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके। You should know this. One more important information: hydrogen bond is strongest with fluorine atoms. यदि हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन एटम्स के साथ बनता है तो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे देखो HF, आपको तो मालूम है ना, फ्लोराइड एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो ये डेल्टा नेगेटिव इसमें डेवलप होगा और इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा। अब मानो एक HF बगल में और है, तो ये जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, तो जिसके तहत इस पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अच्छा पॉजिटिव चार्ज, अच्छा नेगेटिव चार्ज के बीच में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यदि फ्लोरीन एटम्स, फ्लोरीन मालूम है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपके दिमाग में, ठीक है ना। ओके, दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन, इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया, मिटा दो। सर -150 डिग्री सेल्सियस। पता चल गया। तो फॉर लाइफ ऑन अर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते। चलिए, अब एक अच्छी क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है? बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन क्यों अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसका रीजन ये है, पहला कि
स्मॉल साइज, काफी छोटा साइज होता है ना हाइड्रोजन एटम का, सबसे छोटा साइज है। और एक छोटा चीज है उसको किसी बगल वाली चीज को अट्रैक्ट करना, और एक बड़ा चीज है उसको बगल वाले को अट्रैक्ट करना। तो ये ज्यादा डिस्टेंस कम है ना, ये अच्छी अट्रैक्शन होगी। तो छोटा साइज है इसलिए अच्छी अट्रैक्शन होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। और दूसरा, एब्सेंस ऑफ एडिशनल ऑर्बिटल। आपको मालूम है इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल पड़ी हुई है और कुछ नहीं है, एडिशनल ऑर्बिटल्स नहीं है तो साइज छोटी है, ऑब्वियस सी बात है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो जिसके साथ जुड़ता है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है तो कोई अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। ओके, तो ये तीन रीजन है क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होती है। आपको मैं दो होमवर्क दे रहा हूं, एक्सप्लेन व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब आइस वाटर पे इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है सॉलिड स्टेट में भी आइस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आप पता करके आना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बीच में, सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है आइस की, इसलिए फ्लोट करती है। तो आप ये थोड़ा होमवर्क करके आना और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या मदद कर रही है आइस को फ्लोट करने के लिए वाटर के ऊपर, जिसके चलते एक्वेटिक लाइफ बचती है। जो ठंडे देश में जो पानी होता है ना वो जमता नहीं और एक्वेटिक एनिमल बच जाते हैं। नहीं तो ठंडा देश में क्या होगा, पूरा तालाब जम जाएगा और सब जानवर मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बर्फ सिर्फ ऊपर में जमता है और नीचे ठंडा नहीं होता है उतना पानी, और जानवर जिंदा रहते हैं नीचे। तो आपको ये ढूंढ के लाना है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड के तहत। दूसरा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, ये आपको पता करके आना है एज ए स्मॉल नंबर। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ये दो रीजन आप खोज के लाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।